कहानी की शुरुआत मार्क की ऑफिस वाली पर्सनैलिटी से होती है, जिसको अचानक से पता चलता है कि अपनी जिस बीवी को वो पिछले 2 साल से मरा हुआ समझ रहा था, उसको उसकी ही कंपनी वालों ने किसी खास एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पकड़ कर रखा हुआ है। ये बात जानते ही वो तुरंत ही अपनी बहन डेवॉन के बेटे की बर्थडे पार्टी में सबको चिल्लाकर बताता है कि वो जिंदा है। पर तब तक उसके ऑफिस के सिक्योरिटी हेड ने उसकी ऑफिस वाली पर्सनैलिटी को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मार्क की रियल वाली पर्सनैलिटी को याद ही नहीं रहता कि वो किसके जिंदा होने के बारे में सबको बताने वाला था। क्योंकि असल में ऑफिस में घुसने के बाद उसकी ऑफिस वाली पर्सनैलिटी चालू हो जाया करती थी, जिनको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था, ताकि वो टेंशन फ्री होकर काम कर सकें। जिसके बाद वो सीधा ऑफिस से बाहर निकल कर ही अपनी पर्सनल लाइफ को कंटिन्यू करा करते थे। मगर ऑफिस से बाहर निकलने के बाद तो उन्हें अपनी बॉस तक की शक्ल याद नहीं रहती थी। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है, और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब इस सब के बाद जब अगली बार मार्क की ऑफिस वाली पर्सनैलिटी स्विच होती है, तो उस समय पर वो ऑफिस में जाने के बाद पूरी तरह से शॉक हो गया था। क्योंकि एक तो उसके सभी पुराने साथियों को काम पर से निकालकर उसके लिए नए लोग हायर करे गए थे, और दूसरा उसकी पुरानी बॉस कोबेल को भी उसकी कंपनी में से निकालकर मिल्चिक को ही उस फ्लोर का बॉस बना दिया गया था। अब वैसे तो मार्क को ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, पर मिस्टर मिल्चिक तब उसका स्वागत करने के लिए कुछ बलून्स लेकर आता है, और बाद में कुछ बात करने के लिए उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ पर मिल्चिक से बात करके मार्क को समझ में आता है कि पिछली बार जब उन लोगों ने ऑफिस में गड़बड़ करके अपनी पर्सनैलिटी को रियल लाइफ में चालू कर दिया था, तो उसके बाद से उसके सभी साथी काफी ज्यादा अजीब फील करने लग गए थे, और उसके बाद से सिर्फ मार्क ही ऐसा था जो कि इस कंपनी को वापस से ज्वाइन करना चाहता था। और मार्क को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, और वो अपने पुराने साथियों से बात करना चाहता था, मगर मिल्चिक ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। पर जैसा कि मार्क का उसके दोस्तों के जाने की वजह से ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इसीलिए वो ऑफिस में थोड़ा सा तिगड़म भिड़ाकर सभी लोगों का ध्यान भटकाता है, और इसके बाद मिल्चिक के ऑफिस में जाकर सीधा वहां पर रखे रेडियो की मदद से हाई अथॉरिटीज से बात करता है। उसने उन्हें सीधा धमकी दे दी थी कि अगर वो उसके पुराने साथियों को वापस नहीं लेकर आएंगे, तो वो भी इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब तभी अचानक से अपने ऑफिस में मिल्चिक आ जाता है, जो कि उसे तुरंत ही रोकते हुए अपने साथ लिफ्ट के पास लेकर जाता है, जहां पर सबसे पहले तो डायलन निकलता है, उसके बाद इरविंग, और तीसरे नंबर पर हेली भी वहां पर पहुंच जाती है। हेली ने तो मार्क को देखते ही उसे गले से लगा लिया था, जो देखकर मार्क को भी थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है, और बाद में मिल्चिक उन्हें ब्रेक रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। लेकिन इस बार का ब्रेक रूम पूरी तरह से अलग हो चुका था। अब वहां पर लोगों को टॉर्चर नहीं करा जाता था, बल्कि उन्हें ल्यूमन कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता था, ताकि वो मोटिवेट होकर और ज्यादा अच्छे से अपनी वर्क को कर सकें। फिर ये सारी चीजें बताने के बाद मिल्चिक वहां पर सभी लोगों को एक और चीज बताता है कि असल में आज के दिन वो चारों यहाँ पर एक और बार काम करके देखेंगे, और अगर उन्हें यहाँ पर सही नहीं लगेगा तो वो चाहे तो इस जॉब को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से कैमराज और साथ ही ऑडियो डिवाइसेस को बंद करके चला गया था, और बाकी सारे लोग भी अपनी अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने लग गए थे, जहाँ पर मार्क उन्हें सबसे पहले तो ये बताता है कि कोबेल असल में उसकी पड़ोसन थी। साथ ही तब उसने सबके सामने ये बात भी रिवील कर दी थी कि इस बिल्डिंग में काम करने वाली मिसिस केसी असल में उसकी वाइफ जेमा है, और उसकी रियल लाइफ वाले वर्जन को यही लगता है कि 2 साल पहले उसकी बीवी की डेथ हो चुकी है। पर अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मार्क ने यहाँ पर आने के बाद अपनी बीवी को ढूंढने की भी कोशिश करी थी, पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उसे केसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। फिर अब तीनों लोग हेली से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उसने अपनी रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करा था, मगर हेली उन्हें अपनी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि असल में तो वो इस कंपनी के मालिक की बेटी थी। पर इस बारे में जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा घबरा सकते थे, इसीलिए वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। तब वो अपनी रियल लाइफ के बारे में झूठ बोलती है कि असल में उसकी रियल लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग है, और वो एक बहुत ही बेकार से फ्लैट में उठी थी। अब बाकी सबको तो उसकी इस बात पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था, मगर एरविन को उसकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी इस बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं कहता। और जैसा कि एरविंग ने अपनी रियल लाइफ में देखा था कि वो इस कंपनी से रिलेटेड काफी ज्यादा अजीबोगरीब सी ड्राइंग बनाया करता था, और साथ ही उसकी कंपनी में काम करने वाले प्यार की भी रियल लाइफ में शादी हो रखी थी, इसीलिए एरविंग अब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता था। यही सब बताने के बाद वो तुरंत ही वहां पर से जाने लगता है, पर तब डायलन उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं अब तक मार्क और साथ ही हेली भी आपस में वापस से बातें करने लग गए थे, जिस दौरान मार्क ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में मिस केसी को यहाँ पर ढूंढकर उसे बाहर निकालेगा, ताकि उसका आउटर वाला वर्जन उसकी बीवी के साथ खुशी खुशी रह सके। तब हेली भी उसका इस सब में साथ देने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ जब डायलन अभी के लिए इरविंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय पर इरविंग उसे हक करते हुए बताता है कि उसने अपने घर में मौजूद सारी पेंटिंग में सिर्फ एक ही चीज बनाई हुई थी, जो कि काली दीवारों वाला एक कॉरिडोर था, और उसके सामने एक लिफ्ट मौजूद थी।
हो सकता था कि वो इस कंपनी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग इस कंपनी के और सीक्रेट्स के बारे में अच्छे से जान सकें। अब इरविंग ने ये सारी चीजें डायलन को बता तो दी थी, मगर अभी वो इस ऑफिस में काम नहीं करना चाहता था। पर तब डायलन उसे जैसे तैसे यहाँ पर काम करने के लिए मना लेता है और तभी वहाँ पर मिल्चिक की 12 साल की नई असिस्टेंट वांग आकर डायलन को बताती है कि मिल्चिक ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया है। फिर मिल्चिक से बात करने पर मिल्चिक डायलन को उनके नए प्रोग्राम के बारे में बताता है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा डायलन को ही होने वाला था, क्योंकि उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो उनको उनके बाहर वाली फैमिली से मिलने का मौका दे सकते थे। पर ऐसा सिर्फ तभी होता जब वो लोग बहुत ही अच्छे से वर्क करते। अब जैसा कि डायलन ने पहले अपने बेटे को देखा हुआ था तो उसे ये प्रोग्राम काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मगर मिल्चिक ने अभी उसको इस प्रोग्राम के बारे में किसी और को बताने से साफ मना कर दिया था। फिर अब इसके बाद वो वहाँ पर से अपने बाकी साथियों के पास चला जाता है और जैसा कि सभी लोगों ने रुकने का डिसाइड करा था तो वो सारे वापस से अपने काम में लग गए थे। उस दौरान मार्क एक कोल्ड हार्बर नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जिसके अंदर फाइल ऐड करते वक्त उसे केसी के विजन्स आ रहे थे और ये सब देखने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। इसके बाद कहानी वहाँ पर से सीधा उस समय पर जाती है जहाँ पर ऑफिस से बाहर की दुनिया में उनकी ऑफिस वाली पर्सनैलिटी स्विच होकर उनकी नॉर्मल लाइफ बन गई थी। मार्क उस समय पर पार्टी में काफी ज्यादा कंफ्यूज था और साथ ही उसकी बहन को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मार्क के साथ क्या हुआ है, मगर उसके हाथ में तब जेमा की फोटो को देखकर कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाता है कि शायद मार्क की वाइफ जेमा अभी भी जिंदा है, जिसके बारे में मार्क की ऑफिस वाली पर्सनैलिटी को पता चल गया होगा, क्योंकि पिछले सीजन के दौरान मार्क ने अपनी बहन को पार्टी में बता दिया था कि वो मार्क की ऑफिस वाली पर्सनैलिटी है। पर जैसा कि मार्क को अपने पार्टी वाली इंसिडेंट के बारे में ज्यादा चीजें याद नहीं आई थी तो अभी के लिए डेवन भी उससे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करती। वहीं जैसा कि हेली के ऑफिस वाले वर्जन ने एक बहुत ही बड़े इवेंट के दौरान कंपनी की सच्चाई के बारे में सबके सामने रिवील कर दिया था, इसीलिए अपने होश में आने के बाद उससे अपनी ऑफिस वाली पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही उसके पिता ईगन भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी हेली को कंपनी के इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से साफ मना करा था, मगर हेली ने उस टाइम पर उनकी बात ना मानकर अभी के लिए सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया था। पर हेली के हिसाब से सब कुछ सही करने के लिए उसके पास एक रास्ता होता है, जिसके लिए सबसे पहले तो वो एक वीडियो को रिकॉर्ड करती है जिसमें उसने न्यूज में सभी लोगों के सामने माफी मांगी थी और उसमें ऐसा दिखाया था जैसे कि पार्टी के टाइम पर वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई हो और होश में ना होने की वजह से उसने स्टेज पर कुछ भी अनाप शनाप बक दिया। साथ ही वो कंपनी में चल रही उल्टी सीधी सारी चीजों का इल्जाम सीधा कोबेल के ऊपर डाल देती है और न्यूज पर ही कोबेल को कंपनी से निकालने का वादा कर देती है। इस बात की वजह से कोबेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ सही करने की कोशिश करने की वजह से कम उसकी पोस्ट तो वापस मिल जाएगी। पर कोबेल से बात करते हुए हेली ने उसकी ये शर्त मानने से साफ मना कर दिया था और वो ज्यादा से ज्यादा कोबेल को कंपनी में बस एक एडवाइजर की जॉब दे सकती थी और ऐसा भी वो बस इसी वजह से कर रही थी क्योंकि कोबेल को ऑलरेडी कंपनी के काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में पता था, जो कि अगर बाहर आ जाते तो कंपनी का बर्बाद होना निश्चित था। पर कोबेल के हिसाब से इस जॉब में कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी और उसे हमेशा बॉस की तरह रहना पसंद था और कहीं ना कहीं वो इस बात को भी समझ गई थी कि हेली बस उसे टरकाने का काम कर रही है, इसीलिए वो तुरंत ही हेली के इस ऑफर पर साफ इनकार कर देती है और गुस्से में वहां पर से चली जाती है। वहीं उस टाइम तक तो मिल्चिक ने इरविंग और साथ ही डेली को तो तुरंत ही जॉब से फायर कर दिया था, क्योंकि उनकी वजह से कंपनी को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। पर किसी वजह से मिल्चिक मार्क के पास जाकर उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है, क्योंकि कंपनी के ओनर्स के हिसाब से कोल्ड हार्बर नाम के एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए सिर्फ मार्क की जरूरत थी और अगर वो लोग उस प्रोजेक्ट को नहीं करते तो कंपनी का अरबों का नुकसान हो सकता था। पर क्योंकि पार्टी में हुए इंसिडेंट की वजह से मार्क को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और साथ ही उसने इस कंपनी के बारे में और भी काफी सारी चीजें सुन ली थी, इसीलिए वो इस कंपनी में काम करने से साफ मना कर देता है। ये देखने के बाद मिल्चिक अभी के लिए काफी ज्यादा शौक था, पर अभी के लिए वो डिवॉन और साथ ही रिक के सामने मार्क से ये बोलता हुआ जाता है कि कंपनी वाले उसे कंपनी में वापस आने पर बिल्कुल भी पनिश नहीं करेंगे। इतना बोलने के बाद वो वहां पर से चला गया था और इसके अगले दिन डिवॉन कुछ सोचते हुए अचानक से मार्क को अपने पास एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, जहां पर मार्क से बात करते हुए वो पहली बार मार्क को उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि जैसा कि अभी के लिए उसको लग रहा था कि जेमा भी जिंदा है तो उसके हिसाब से मार्क को ऑफिस में जाकर उसके बारे में छानबीन करनी चाहिए थी। लेकिन मार्क ने इस पर साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसे जेमा की जिंदा होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी और वैसे भी उसने जेमा के मरे हुए शरीर को पहले के टाइम पर अपनी आंखों से देखा था। अब इसके बावजूद भी डेवन उसको बार बार समझाने की कोशिश करती रहती है कि उसे ऑफिस में जाकर उसकी बीवी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं उसका ऑफिस वाला वर्जन भी उसका साथ ही दे रहा था। इसीलिए मार्क तब उससे थोड़ी देर बहसबाजी करने के बाद इसी बारे में सोचता हुआ वहां पर से अपने घर में चला जाता है। लेकिन उसके घर में उससे मिलने के लिए एक बार फिर से मिल्चिक आ गया था
जो कि उसके लिए फल और साथ ही फ्रूट्स लेकर आया होता है। और साथ ही मिल्चिक को ऑनर्स ने डायरेक्ट बोला हुआ था कि उसे किसी भी हालत में मार्क को ऑफिस में वापस लेकर ही आना पड़ेगा। इसीलिए उसके सामने जाकर मिल्चिक उसके सामने बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा करता है, जिसकी वजह से फाइनली मार्क को भी वापस से ऑफिस में आने के लिए मानना पड़ गया था और इसीलिए वो अगले दिन ऑफिस में जाने का डिसाइड कर लेता है। वहीं हेली अभी के लिए ऑफिस में बैठकर अपने ऑफिस वाले वर्जन के सभी वीडियोस को देख रही थी, जिसको देखकर जब उसको पता चलता है कि उसके ऑफिस वाले वर्जन ने मार्क को किस करा था तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर अभी के लिए वो वापस से कंपनी को बेस्ट बनाने के किसी प्लान के बारे में सोचने लग गई थी, जिसके अगले दिन ही उसने डिसाइड करके सबको कह दिया था कि मार्क को उसका काम करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है उसको वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यही रीजन था कि मार्क ने जैसे ही अपने नए साथियों को देखकर उन्हें चेंज करने की डिमांड करी थी, वैसे ही उसकी डिमांड को एक्सेप्ट करके उसके पुराने साथियों को वापस बुला लिया गया था। खैर आज प्रेजेंट टाइम पर जब मार्क काम करके अपने घर में वापस जाता है तो घर के बाहर उसको मिसेस सेल्विक दिखाई देती है, जो कि अपना झोला झंडा टांग कर किसी और गाँव में रहने के लिए जा रही थी। और अब जैसा कि मार्क को डेवॉन की वजह से ये बात पता थी कि पहले के टाइम पर मिसेस सेल्विक ही उसकी बॉस हुआ करती थी, इसलिए वो तुरंत ही उससे ऑफिस के बारे में और ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करता है और साथ ही वो ये भी जानना चाहता था कि जेमा सच में जिंदा है या फिर नहीं। अब वैसे तो सेल्विक सच में जेमा और साथ ही ऑफिस के बारे में बहुत कुछ जानती थी, मगर अभी के लिए वो मार्क को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताती और वहां पर से अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाते हुए 9-2-11 हो जाती है। अब अगले दिन ऑफिस जाने पर जैसा कि मार्क ने डिसाइड करा हुआ था कि वो किसी भी हालत में किसी को ढूंढ कर रहेगा, इसलिए आज वो अपने काम को जल्दी खत्म करने के बाद अपने सभी साथियों के साथ किसी की मिसिंग पोस्टर को ऑफिस में चारों तरफ लगाना चालू कर देता है। वहीं आज जब मिल्चिक अपने ऑफिस में आता है तो वहां पर कंपनी के ओनर ने उसके अच्छे काम करने की वजह से उसके लिए नेटली नाम की एक लड़की से गिफ्ट भेजा था। उस गिफ्ट को देखकर पहले तो मिल्चिक बहुत ज्यादा खुश होता है, पर उस गिफ्ट को खोलने पर उसे पता चलता है कि उसके अंदर कंपनी के ही ओनर ईगन की फोटो थी और उसके चेहरे को ब्लैक अफ्रीकन लोगों के जैसा करके उसके चेहरे पर मूछें लगाई गई थी। ये देखने के बाद मिल्चिक को समझ में आ जाता है कि कंपनी वाले कहीं ना कहीं उसके ब्लैक होने की वजह से उसको फेस करना चाह रहे थे कि वो ब्लैक होने के बावजूद भी कंपनी की इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया। तब उसने नेटली के सामने तो ऐसा दिखाया था जैसे कि उसको ये वाला गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया हो, मगर सच्चाई तो ये थी कि उसको ये गिफ्ट किसी टॉन्ट की तरह लग रहा था, जैसे कि कंपनी वाले इनडायरेक्टली उसको कलुआ बोल रहे हों। खैर अब जैसा कि उसने अपनी लाइफ में ब्लैक होने की वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करा था, इसीलिए अभी के लिए वो उस गिफ्ट को ले जाकर सीधा स्टोरेज रूम में रख देता है, जहां पर से शायद वो उस गिफ्ट को दोबारा कभी भी नहीं निकालने वाला था। वहीं केसी को ढूंढने की कोशिश करते हुए हेली और मार्क वापस से उसी फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक समय पर उन्होंने काफी सारी भेड़ों को देखा था और अभी के लिए वो उस आदमी को ढूंढना चाहते थे जो कि पिछले पार्ट में भेड़ को संभाल रहा था, ताकि वो उससे केसी के बारे में पूछ सके। तब उसी आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हुए वो लोग एक छोटे से रास्ते से एक बहुत ही बड़े कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसको किसी ग्रीन माउंटेन की तरह डिजाइन करा गया था और वहां पर काफी सारी भेड़ें भी मौजूद थी। साथ ही वहां पर एक आदमी भी होता है जिसने बिल्कुल बकरियों की तरह कपड़े पहने थे, ताकि भेड़ उसको अपने जैसा ही माने और उसको भेड़ों को कंट्रोल करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब तभी वहां पर लॉरेन नाम की एक औरत आकर वहां पर से मार्क और केसी को भगाने लगती है, क्योंकि वैसे भी उन्हें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की परमिशन नहीं थी और साथ ही एनिमल फीडिंग डिपार्टमेंट वालों से कंपनी ने ये झूठ तक बोल रखा था कि बाकी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की बेली में कंगारू की तरह पाउच होते हैं। ये बात जानने के बाद हेली और मार्क उन्हें तुरंत ही अपनी बेली दिखाते हैं ताकि वो उन्हें यकीन दिलवा सकें कि वो भी बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह हैं। इसके साथ ही मार्क वहां पर एक स्पीच भी देता है ताकि वो बाकी सबको भी अपनी मदद करने के लिए मनवा सके, जिसकी वजह से सच में सब उसकी मदद करने के लिए मान गए थे। और इसके बाद जब लॉरेन को मार्क और साथ ही हेली केसी का पोस्टर दिखाते हैं तो लॉरेन उन्हें बताती है कि उसने भी केसी को लंबे वक्त से नहीं देखा है और उसे तो यहाँ तक लग रहा था कि शायद उसने कंपनी को लीव कर दिया होगा। वहीं जैसा कि मिल्चिक अभी मार्क की टीम में से किसी न किसी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, इसीलिए वो आज डेली की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और बाद में उसको उसकी रियल लाइफ में मौजूद बीवी ग्रेचन से मिलने का मौका देता है। इससे डेली को भी सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा था और साथ ही उसे ये बात भी समझ आई थी कि रियल लाइफ में डेली को इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए अब वो कंपनी के लिए और ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करने वाला था। दूसरी तरफ एरविंग अभी केसी के बारे में पता करने के लिए बर्ड के डिपार्टमेंट में चला गया था, जहां पर बर्ड की वजह से उसको सब जानते थे। इसीलिए वहां पर एरविंग को देखकर सबसे पहले तो फेलिशिया नाम की एक औरत उसको हक करती है और बाद में जब एरविंग उसको केसी और साथ ही अपनी बनाई गई एक ड्राइंग को दिखाता है तो उस जगह को देखकर फेलिशिया तुरंत ही बता देती है कि असल में वो जगह एक्सपोर्ट हॉल है। एक्सपोर्ट हॉल असल में बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से पर ही मौजूद था और वहां पर बस एक ही इंसान काम करा करता था और उसके काम के बारे में आज तक किसी को ज्यादा कुछ भी पता नहीं चला था। ये बात जानने के बाद एरविंग वहां पर से चला जाता है, पर कहीं ना कहीं अब वो उस एक्सपोर्ट हॉल को ढूंढना चाहता था,
खैर अब रात के समय में जब हेली अपने काम को खत्म करके ऑफिस से बाहर आती है तो उसके सामने कोबल खड़ी हुई थी, जो कि उससे अपनी पुरानी पोस्ट को वापस मांग रही थी। तब हेली कुछ सोचते हुए उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे कि उसने बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ एक मीटिंग फिक्स कर दी हो, और वहां पर अगर बोर्ड ऑफ मेंबर चाहते तो कोबल को उसकी पोस्ट तुरंत वापस कर दी जाती। पर हेली की हरामियत से कोबल अच्छे से वाकिफ थी, इसी वजह से वो इसके लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अंदर जाते के साथ ही उसको जान से मार दिया जाएगा। इसीलिए तब कोबल वहां पर से तुरंत ही निकल जाती है, और साथ ही अब उसने ल्यूमन को पूरी तरह से बर्बाद करने के बारे में डिसाइड कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ मार्क अभी डेवॉन के घर में उसके साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, जहां पर भी अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी के दौरान वो किसके जिंदा होने के बारे में बात कर रहा था। इसीलिए वो वहां की एक लाइट के ऊपर हु इज अलाइव लिखकर बाद में अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहां रास्ते में उसके पास अचानक से वो डॉक्टर आ गई थी जिसने पहले के टाइम पर उसे ल्यूमन की सच्चाई के बारे में सब कुछ बताया था, और अभी के लिए उसके पास एक ऐसा तरीका था जिसकी मदद से वो मार्क की ऑफिस वाली और साथ ही रियल वाली पर्सनैलिटी को आपस में मर्ज कर सकती थी। साथ ही तब वो मार्क के सामने एक बहुत ही शॉकिंग बात भी रिवील करती है कि जेमा असल में अभी भी जिंदा है, और एक टाइम पर उसने जेमा के ऊपर एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करा था। अब ये बात सुनने के बाद तो मार्क के पूरी तरह से तोते उड़ गए थे, इसीलिए वो तुरंत ही उस डॉक्टर के साथ उसकी लैब में चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसके ब्रेन को अपनी मशीन से कनेक्ट करने के बाद उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया था। जिस दौरान शुरुआत में तो मार्क को कुछ भी अजीब फील नहीं होता, पर अचानक से उसको कुछ अजीब से चेंजेस दिखाई देना चालू हो जाते हैं। उस दौरान मार्क की रियल पर्सनैलिटी को वो पल याद आ गया था जिस वक्त पर सबसे पहले उसकी आंख ल्यूमन कंपनी के अंदर खुली थी, और वो सीन बिल्कुल उसी तरह था जैसे कि पिछले सीजन की शुरुआत में हेली ने फेस करा था। पर इससे ज्यादा अभी उसको कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि असल में डॉक्टर का ये वाला एक्सपेरिमेंट बस एक प्रोटोटाइप होता है, और इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए मार्क को सेवरेंस चिप की तरह अपने दिमाग में एक दूसरी चिप लगवाने की जरूरत थी। लेकिन अभी मार्क इसके लिए मना करते हुए वहां पर से चला जाता है। फिर इसके अगले दिन जब ऑफिस के टाइम पर उसकी ऑफिस वाली पर्सनैलिटी जागती है तो उसकी और उसकी पूरी टीम की पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में आज वो लोग अपने ऑफिस में थे ही नहीं। आज वो लोग एक बर्फीली जगह पर आए हुए थे जिसको देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर बाद में उन लोगों को उनके पास में रखा हुआ एक टीवी दिखाई देता है, जिसको चालू करने पर उन लोगों के सामने मिल्चिक की एक वीडियो आ गई थी, जिसमें वो बता रहा था कि कंपनी अब ऑफिस में काम करने वाले वर्कर को टाइम टाइम पर बाहर की ट्रिप भी करवाया करेगी, ताकि वो अपने काम को और ज्यादा अच्छी तरह से करें और साथ ही वो बाहर के एरिया को भी एक्सप्लोर कर पाएं। अभी वो जिस जगह पर आए हुए थे वहां पर उन लोगों के लिए एक टास्क भी था कि उन्हें आसपास मौजूद क्लूज की मदद से मिल्चिक की लोकेशन को ढूंढना है। अब ये चीज करने में उन लोगों को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होता है, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मिल्चिक को ढूंढना चालू कर देते हैं। तब रास्ते में चलते हुए उन्हें एक एक करके उनके जैसा ही एक पुतला दिखाई देता है, जिसकी वजह से ही उन्हें आगे चलने की डायरेक्शन के बारे में पता चलता जा रहा था, और उनके ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो लोग एक केव में पहुंच जाते हैं। उस केव में जाने के बाद उन लोगों को वहां पर एक बुक मिलती है, जिसको पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि असल में कंपनी के पहले ओनर कियर ईगन भी एक टाइम पर इस जगह पर आए थे, पर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने डाइटर नाम के अपने जुड़वा भाई को जान से मार दिया था, और उसके बाद ही वो इस कंपनी को अपने दम पर इतना आगे लेकर जा पाए थे। अब कहीं ना कहीं इस सीन में इनडायरेक्टली कंपनी के लोगों ने उन्हें ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर आगे चलकर वो लोग कंपनी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं या फिर कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बनते हैं तो उन लोगों को जान से मार दिया जाएगा। मगर अभी उन लोगों में से किसी को भी ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी, और वो केव में मिले क्लूज की मदद से धीरे धीरे मिल्चिक के पास जाने लग गए थे। तब रास्ते में इरविंग को हेली का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, और जैसा कि उसे हेली का रियल लाइफ वाला एक्सपीरियंस भी झूठ लग रहा था, इसीलिए वो खास करके हेली के ऊपर और नजर रखना चालू कर देता है। फिर इसके थोड़ी ही देर में वो लोग एक वाटरफॉल के पास पहुंच गए थे, जहां पर मिल्चिक अपनी 12 साल की असिस्टेंट के साथ मौजूद था, और वहां पर आते ही वो उन सभी लोगों का स्वागत करता है। पर वहां पर उसकी 12 साल की असिस्टेंट बहुत ज्यादा प्रोफेशनली बिहेव कर रही थी, जिसको देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसको भी कोबल की तरह ही ल्यूमन कंपनी ने बचपन से पाला है। फिर अभी रात के समय में बॉनफायर के पास बैठकर मिल्चिक सभी को उसी बुक में से एक चैप्टर सुनाता है, पर उस चैप्टर के अंदर भी ईगन के बारे में ही बड़ा चढ़ाकर बातें लिखी गई थी और ईगन की बहुत ज्यादा तारीफ करी गई थी। इसीलिए तब हेली और साथ ही मार्क को ये सारी बातें सुनकर बहुत जोर से हंसी आ जाती है, जो देखकर मिल्चिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए वो सीधा ही उन लोगों के खाने पीने की चीजों को सीधा बोनफायर में फेंकवा देता है, और गुस्से में उन लोगों को टेंट में जाने के लिए बोलकर खुद भी अपने टेंट में चला जाता है। अब मिल्चिक के वहां पर से जाने के बाद इस बार इरविंग ने डायरेक्ट हेली से बात करते हुए पूछ ही लिया था कि आखिरकार वो उन लोगों से क्या छुपा रही थी, क्योंकि आजकल इरविंग को हेली की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, और साथ ही उसे हेली का बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज लग रहा था।
लेकिन इस बात पर हेली उससे बराबर की बहसबाजी करने लग जाती है, जिस दौरान उसने एरविंग के लव इंटरेस्ट बर्ड के बारे में भी काफी सारी उल्टी सीधी चीजें बोल दी थी। और वो सुनने के बाद तो एरविंग को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, इसीलिए वो वहां पर से सीधा एक जंगल में चला जाता है। उस समय पर हेली वहां पर से सीधा मार्क के टेंट में चली गई थी, जहां पर वो मार्क से प्यारी प्यारी बातें करते हुए उसके साथ इंटीमेट होना चालू कर देती है। पर वहां पर इंटीमेट होने के दौरान अचानक से मार्क को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है और उसको हेली की शक्ल की जगह पर अचानक से केसी यानी कि जेमा की शक्ल दिखाई देने लग गई थी। पर अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल होने की वजह से वो अपने कार्यक्रम को चालू रखता है। पर सुबह उठने पर टेंट में उसके साथ हेली मौजूद नहीं होती। तब वैसे तो मार्क को लग रहा था कि शायद हेली बाहर चली गई होगी, मगर बाहर जाकर उसको पता चलता है कि ना तो वहाँ के किसी भी टेंट में एरविंग मौजूद था और ना ही किसी टेंट में हेली मौजूद थी। ये जानकर सब लोग परेशान होते हुए उन दोनों को ही ढूंढना चालू कर देते हैं और तब वाटरफॉल के नीचे उन्हें दिखाई देता है कि एरविंग हेली को बहुत बुरी तरह से घसीट कर ला रहा था और उसने उसके चेहरे को बार बार पानी में डुबोना चालू कर दिया था। अब कहीं ना कहीं उसे ये बात समझ आ गई थी कि असल में जो हेली इतने दिनों से उनके साथ रह रही थी वो हेली का सेवरेंस वाला वर्जन नहीं बल्कि उसकी रियल लाइफ वाला वर्जन है। इसीलिए तब वो मिल्चिक से भी सब कुछ सच्चाई बताने को बोलता है। साथ ही उसने मिल्चिक से हेली के ऑफिस वाले वर्जन को भी एक्टिवेट करने को बोल दिया था, जो कि अगर मिल्चिक नहीं करता तो एरविंग वहीं पर हेली को डुबो डुबो के जान से मार देता। मिल्चिक की तो ये देखकर सच में बहुत बुरी तरह से फट चुकी थी और उसने तुरंत ही सभी लोगों को बता दिया था कि असल में हेली कोई और नहीं बल्कि इस कंपनी के ओनर की बेटी है और आगे चलकर वही इस कंपनी की मालकिन भी बनने वाली है। ये सुनने के बाद तो मार्क और बाकी सारे एकदम सदमे में आ गए थे और वहीं अभी के लिए मिल्चिक हेली के ऑफिस वाले वर्जन को एक्टिवेट करवा देता है, जिसके बाद एरविंग ने उसको छोड़ दिया था। फिर इसके बाद तुरंत ही मिल्चिक एरविंग के पास जाते हुए उसे फायर कर देता है और साथ के साथ ही उसने ऑर्डर देके एरविंग की ऑफिस आइडेंटिटी को पूरी तरह से डिलीट करवा दिया था। खैर अब इसके अगले दिन हेली ऑफिस में जाकर सबसे पहले अपनी असिस्टेंट डरमोंड और साथ ही नेटली से मिलती है, जहां उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि कल के इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अब वो ऑफिस में नहीं जाना चाहती थी। पर तब डरमोंड उसको बताता है कि उसके पिता किसी भी हालत में कोल्ड हार्बर प्रोजेक्ट को खत्म करवाना चाहते हैं, जो कि वैसे तो 81% कंप्लीट हो चुका था, पर मार्क उसको पूरी तरह से सिर्फ तभी करने वाला था जब हेली भी उसके साथ ऑफिस में मौजूद होती। अब ये बात जानने के बाद हेली को ना चाहते हुए भी ऑफिस में जाने के लिए मानना पड़ गया था, मगर इस बार वो अपनी रियल आइडेंटिटी में ऑफिस ना जाकर अपनी ऑफिस वाली आइडेंटिटी में ही जाती है, जहां पर सबके सामने आज मिल्चिक ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वापस से ऑफिस को ज्वाइन करते समय हेली अपनी रियल आइडेंटिटी में बस इसी वजह से आई थी ताकि वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम के बारे में समझकर उसको अच्छे से सॉल्व आउट कर सके। अब हालांकि मिल्चिक तो इस बात पर सभी लोगों को पूरी तरह से यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा था, मगर हेली की ऑफिस वाली आइडेंटिटी को ये बात जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और साथ ही मार्क का तो ये सीन था कि अभी उसे हेली के ऑफिस वाले वर्जन के ऊपर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। साथ ही तब वो केसी को ढूंढने के प्लान के बारे में और साथ ही वहां से निकलने के प्लान के बारे में भी किसी से भी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि अब उसका भरोसा इस कंपनी के ऊपर से पूरी तरह से उठ चुका था, जिसकी वजह से ना तो उसको डायलन से बात करने में अच्छा लग रहा था और ना ही हेली से। इवन जब थोड़ी देर बाद इरविंग की रिटायरमेंट के बारे में भी बात हो रही होती है तो उस समय पर भी मार्क वहां पर बिल्कुल भी नहीं बोलता और वहां पर से बाहर निकलने के बाद जब हेली उससे बात करने की भी कोशिश करती है तो उस समय पर भी वो हेली को सही से रिप्लाई नहीं करता। दूसरी तरफ डायलन को भी आज ऑफिस में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए जैसे कि उसको इरविंग ने अपनी पेंटिंग में मौजूद कॉरिडोर के बारे में बताया था तो वो उसी कॉरिडोर को ढूंढना चालू कर देता है। तब उसको एक पेंटिंग के पीछे इरविंग का ही एक नोट मिलता है, जिसने असल में पहले ही उस हॉल को ढूंढ लिया था और साथ ही उसने उस जगह के स्केच के साथ साथ वहां पर जाने के रास्ते के बारे में भी लिखा हुआ था। ये देखने के बाद वैसे तो डायलन काफी ज्यादा खुश होता है, पर जैसा कि अभी मार्क डायलन से भी बात नहीं कर रहा था, इसीलिए डायलन अभी इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। वहीं एज अ फ्लोर मैनेजर आज मिल्चिक को उसके काम के रिव्यूज मिलने वाले थे कि उसने इतने दिनों में कैसा काम करा है, पर जैसा कि अभी पिछले दिन का इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से ही कंपनी के ऑनर्स और साथ ही ड्रमॉन्ड खुद भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो उसको छोटी से छोटी बात के ऊपर बहुत ज्यादा सुनाता है और साथ ही उसे याद भी दिलाता है कि उसे खास करके मार्क का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट की वजह से आगे चलकर कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रात के समय में इरविंग अभी किसी को कॉल करके बता रहा था कि उसको कंपनी वालों ने जॉब से निकाल दिया है, पर उसी दौरान वो पास में खड़ी एक गाड़ी को नोटिस करता है जिसमें बर्ड भी मौजूद था और बर्ड असल में उससे मिलने के लिए आया था। तब बर्ड से बात करके इरविंग को पता चलता है कि असल में अपनी ऑफिस वाली कॉन्शियसनेस में आने के बाद इरविंग जब उसके घर के बाहर गया था तो उस समय पर बर्ड ने उसको देख लिया था और उसके बाद से ही काफी दिनों से लगातार वो उसका पीछा कर रहा था। खैर अभी के लिए बर्ड उसको अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करता है, जिस पर इरविंग भी जाने के लिए मान गया था।
वहीं दूसरी तरफ मार्क अभी के लिए वापस से उसी डॉक्टर के पास आया था, जहां पर वो उससे फाइनली अपने दिमाग में उस चिप को इंस्टॉल करवा लेता है, जिससे अब उसको धीरे धीरे अपनी ऑफिस वाली वर्जन की चीजों के बारे में याद रहने लग गया था। उस दौरान वो अपने ऑफिस वाले वर्जन को एक फ्लोर के पास भी देखता है, जहाँ के एक डोर से बाहर निकलने के बाद उसकी मुलाकात मिसेस केसी से हुई थी। पर अभी के लिए भी मार्क के रियल वाले वर्जन को उसके ऑफिस वाले वर्जन की ज्यादा चीजें याद नहीं आई होती। पर इसके अगले दिन से ही उसके ऑफिस वाले वर्जन को थोड़ा सा अजीब सा लगने लग गया था, और उसे भी मार्क के थोड़े थोड़े से रियल लाइफ वाले विजन्स आ रहे थे। लेकिन अभी के लिए वो इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए हैली के ऑफिस वाले वर्जन के साथ एक रूम में चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसने हैली से नॉर्मली बात करना चालू कर दिया था। और साथ ही तब उसने उसको ये बात भी बता दी थी कि जिस दिन वो घूमने के लिए गए थे, उस रात हैली का बाहर वाला वर्जन उसके साथ इंटीमेट हुआ था। ये बात जानने के बाद इस वाली हैली को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि असल में वो मार्क के साथ खुद पहली बार इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन मार्क के हिसाब से वो लोग ये चीज अभी भी कर सकते थे, इसीलिए वो कुछ चेयर और साथ ही पन्नी की मदद से कुछ जुगाड़ करते हैं, और बाद में उसी के नीचे उन दोनों का कार्यक्रम होना चालू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायलन को भी वापस से उसकी वाइफ के साथ मिलाया गया था, जहाँ पर डायलन का ऑफिस वाला वर्जन आज पहली बार अपनी वाइफ को किस करता है, और ये चीज उसको सच में काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मार्क अभी भी हैली को अपनी सांसों की बदबू सूंघाने में लगा हुआ था, मगर तभी अचानक से उसकी नाक से आती ब्लीडिंग को देखकर हैली और साथ ही मार्क दोनों घबरा जाते हैं। इसके बाद मार्क के ऑफिस वाले वर्जन को फिर से थोड़े से अजीब से विजन्स आने लग गए थे, और फिर बाद में जब रियल वाले मार्क के ऊपर सीन आता है तो वो इन सारे के सारे एक्सपीरियंस के बारे में उस डॉक्टर को बताता है। पर डॉक्टर के हिसाब से उसे दिन की सारी चीजें अच्छे से याद करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि उस चिप ने अभी उसकी बॉडी को पूरी तरह से अडेप्ट नहीं करा था। ये बात जानने के बाद मार्क को उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उसको थोड़ा सा झटक कर वहाँ पर से चला जाता है। वहीं एरविंग अभी डिनर करने के लिए बर्ड के घर पर आया हुआ था, जहाँ पर बर्ड के साथ उसका हस्बैंड फील्ड भी बैठा होता है, और उनकी बातों से एरविंग को ये बात पता चली थी कि असल में बर्ड पिछले 20 साल से ल्यूमन कंपनी के लिए काम कर रहा था, और उस टाइम पर तो सेवरेंस प्रोजेक्ट बना भी नहीं था। अब एरविंग को इतने दिनों बाद बर्ड से बात कर बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए वो उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ पर से चला जाता है। अब इसके अगले दिन मार्क अपने ऑफिस से निकलने के बाद एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आ गया था, पर तभी अचानक से मार्क के सामने हैली का बाहर वाला वर्जन उससे कुछ बात करने के लिए आ जाता है। पर जैसा कि मार्क को अभी ये बात पता चल गई थी कि ल्यूमन कंपनी ने ही उसकी बीवी को भी छुपा कर रखा हुआ है, इसीलिए वो हैली से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, और तुरंत ही वहाँ पर से कुछ सोचते हुए उस डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। उस डॉक्टर के पास उसकी दोनों रियलिटीज को मर्ज करने का एक और रास्ता आ गया था कि वो उसकी सेवरेंस वाली चिप के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दे। मार्क भी इस पर मान गया था, और अब एक छोटे से ऑपरेशन के बाद उसे काफी सारी चीजें याद आने लग जाती हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी उसकी दोनों पर्सनैलिटी की रीडिंग्स आपस में मर्ज हो गई थी। पर तभी अचानक से वहां पर डेवन पहुंच जाती है, जिसके लिए दरवाजा खोलकर जब वो वापस से अपने कमरे में आ रहा था तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। तब डॉक्टर और डेवन तुरंत ही मार्क को संभालने की कोशिश करते हैं, और मार्क की कंडीशन को देखने के बाद डॉक्टर को समझ आता है कि मार्क की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और उन्हें किसी भी हालत में मार्क को सही करने के लिए कोबेल की जरूरत है। वहीं मार्क अभी के लिए अपनी मेमोरीज में उस टाइम के बारे में सोच रहा था जब वो जेमा के साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहा करता था, और वो टाइम टाइम पर इधर उधर वेकेशन पर घूमने के लिए जाया करते थे। जबकि प्रेजेंट टाइम में अभी के लिए जेमा ल्यूमन कंपनी के ही सबसे नीचे वाले फ्लोर पर थी, जहाँ पर डॉक्टर म्यूर नाम का एक बंदा उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें वो बार बार जेमा को अलग अलग रूम में भेज रहा था, और हर एक रूम में जाने के बाद जेमा की अलग पर्सनैलिटी हो जाती थी। इसका मतलब जैसा कि बाहर के लोगों के साथ सिर्फ एक पर्सनैलिटी वाला सीन रखा जाता था, यहाँ पर जेमा के साथ कई पर्सनैलिटीज वाला सीन था। पर किस्मत से जेमा इन सारी चीजों के दौरान सरवाइव कर गई थी। अभी के लिए उसको जानबूझकर कोल्ड हार्बर नाम के रूम में नहीं भेजा जाता, क्योंकि उसकी फाइल अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुई थी, और जैसे ही उसकी फाइल 100% कंप्लीट हो जाती तो शायद उसको उस वाले रूम में भी भेज दिया जाता। पर इसके बाद भी जब भी उसको उसकी कॉन्शियसनेस में रखा जाता था तो उस समय पर वो हमेशा मार्क के बारे में सोचा करती थी, पर बार बार डॉक्टर म्यूर उसके दिमाग को मार्क के ऊपर से हटाने की कोशिश करता रहता है, जिसके लिए उसने जेमा के साथ झूठ भी बोला था कि मार्क अभी किसी और लड़की के साथ मूव ऑन कर चुका है। खैर अभी के लिए जेमा अपने उस वक्त के बारे में सोचती है जिस दौरान वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी, और मार्क उस बारे में सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हुआ था। लेकिन उन दोनों की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद ही जेमा का मिसकैरेज हो गया था, और उसके बाद से ही उन दोनों के बीच में तनाव भी बनने लगा था। इसीलिए ही तब मार्क और साथ ही जेमा अपने अपने टेस्ट करवाने के लिए ल्यूमन के एक हॉस्पिटल में आते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद ही जेमा जब एक बार मार्क को बताकर अपने घर से बाहर गई थी तो उसके थोड़ी देर बाद ही तो पुलिस वाले मार्क के पास आकर उसको बताते हैं कि जेमा का पूरी तरह से एक्सीडेंट हो जाने से उसकी मौत हो गई है, क्योंकि उसके हिसाब से वो इस जगह पर इतनी बुरी तरह से फंस चुकी होती है कि यहाँ पर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था।
जबकि उस समय पर जेमा को खास रीजन की वजह से ल्यूमन में रखकर मार्क के सामने उसकी फेक डेथ का सिनेरियो दिखाया गया था। फिर प्रेजेंट टाइम में जेमा इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही होती है और आज जब डॉक्टर म्योर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो जेमा एक चेयर से उसके सर पर मारते हुए उसको बेहोश करती है और बाद में उसके आईडी कार्ड को चुरा कर वहाँ पर से लिफ्ट में भाग जाती है। अब वो वहाँ पर से भागने की कोशिश कर ही रही थी मगर 7th फ्लोर के एक्सपोर्ट हॉलवे में आने के बाद अचानक से उसकी पर्सनैलिटी केसी वाली बन जाती है और उसके बाद से ही मिल्चिक उसके सामने आकर उसको वापस से लिफ्ट में जाने को कहता है। अब वैसे भी केसी को तो जेमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो तो अपने आप को ल्यूमन का एक हिस्सा ही मानती थी, इसीलिए मिल्चिक की बात को जानकर वो वापस से लिफ्ट में चली जाती है जहाँ पर जेमा का कंट्रोल उसकी बॉडी पर वापस आते ही वो जोर जोर से रोने लग गई थी। दूसरी तरफ सुबह के समय में मार्क को भी थोड़ा सा होश आ जाता है पर अभी भी उसकी हालत पूरी तरह से सही नहीं थी और शायद कोबल के आने के बाद ही वो पूरी तरह से सही होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ कोबल अभी अपने पूरे झूले झंडे को टांगकर अपनी आंटी के यहाँ पर गई हुई थी जहाँ पर जाते ही वो अपनी आंटी सीसी से लड़ाई करना चालू कर देती है क्योंकि उन्होंने ही बचपन में उसको ल्यूमन कंपनी में भेजा था। सीसी के घर के अंदर ही कोबल के काफी सारे नोट्स भी रखे होते हैं जिनको जाकर वो तुरंत ही निकाल लेती है और उनको देखते हुए वो सीसी को बताने लग गई थी कि ल्यूमन में आधे से ज्यादा एक्सपेरिमेंट असल में उसने करे थे पर बाद में ल्यूमन कंपनी के लोगों ने उसकी रिसर्च को चुरा लिया था और उनको अपना बताकर वो दुनिया भर के सामने ले आया था। इन्हीं सारी चीजों का पर्दाफाश करने के बारे में अभी कोबल सोच रही होती है पर सीसी ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसके हिसाब से कोबल को ल्यूमन कंपनी के लिए अभी भी वफादार रहना चाहिए था। इसीलिए तब वो कोबल की किताबों को भी जलाने की कोशिश करती है पर कोबल तुरंत ही उससे अपनी रिसर्च छीन कर अपनी गाड़ी में वहां पर से निकल जाती है जहां पर रास्ते में उस डॉक्टर और साथी डिवॉन ने उससे कॉल करके मार्क की मदद करने के लिए भी बोल दिया था। दूसरी तरफ आज जुआंग को मिल्चिक बहुत ज्यादा गुस्से में अपने ऑफिस से निकाल देता है क्योंकि उसके पास खेलने का एक टॉय पाया गया था और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके वो कभी भी कंपनी के लिए एक अच्छी एम्प्लॉय नहीं बन सकती थी। दूसरी तरफ अर्विंग को अभी तक ये बात पता चल चुकी थी कि अर्विंग ल्यूमन कंपनी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही उसके घर पर जाकर उसे ऐसा करने से मना करने लगता है क्योंकि ल्यूमन कंपनी सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी और अगर धोखे से इस बारे में ल्यूमन कंपनी को पता चल जाता तो वो अर्विंग को जान से मार देते। इवन अभी के लिए बर्ट खुद ही अर्विंग को अपने साथ एक ट्रेन स्टेशन पर लेकर जाता है जहाँ पर जाने के बाद उसने उसे एक जगह का टिकट खरीद कर दे दिया था और अर्विंग को अपनी जान बचाने के लिए वहां पर चला जाना चाहिए था। तब ना चाहते हुए भी अर्विंग को बर्ट की बात को मानना पड़ता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होने के बाद ट्रेन में बैठता हुआ वहां पर से निकल जाता है। दूसरी तरफ ल्यूमन कंपनी में अब तक कोल्ड हार्बर का प्रोजेक्ट 96% कंप्लीट हो चुका था पर जैसा कि अपनी हालत खराब होने की वजह से मार्क काफी दिनों से ऑफिस नहीं आया होता, इसीलिए मिल्चिक के अलावा भी कंपनी के बड़े बड़े लोग उससे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं डायलन को एक बार वापस से ग्रेचन से मिलने का मौका मिलता है जहां पर ग्रेचन से बात करके उसको पता चला था कि आगे से ग्रेचन उसको मिलने के लिए कभी भी नहीं आएगी। उसका रीजन सिंपल सा था कि उसने डायलन के बाहर वाले वर्जन को बता दिया था कि उसने डायलन के ऑफिस वाले वर्जन को किस करा है, लेकिन इसी बात की वजह से उसकी डायलन की रियल वाली पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और अब उसने डिसाइड करा था कि वो आगे चलकर डायलन की ऑफिस वाली पर्सनैलिटी से कभी भी नहीं मिलेगी। इस बात की वजह से डायलन तो पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने आईडी कार्ड को ले जाकर मिल्चिक को दे देता है जिसका मतलब कि अब वो इस कंपनी से रिजाइन करना चाहता था। फिर जैसे ही इस बारे में हेली को पता चलता है तो तुरंत ही सबसे पहले एक्सपोर्ट हॉल के रास्ते को ढूंढने में लग जाती है और तब उसको ब्रेक रूम की पेंटिंग के पीछे अर्विंग का वही नोट मिलता है जो कि पहले के टाइम पर डायलन को मिला था। तब उस नोट पर लिख के रास्ते को बैठकर हेली साइड में याद करने लग गई थी क्योंकि वो जानती थी कि बाहर जाने के बाद उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा और अगर उसके बाहर जाने पर उसके बाहर वाले वर्जन को पता चल गया कि उसको एक्सपोर्ट हॉल का रास्ता पता चल गया है तो वो आगे चलकर मार्क और साथ ही बाकी सबको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। खैर अभी के लिए वो उस रास्ते को याद ही कर रही थी कि तभी वहां पर खुद ईगन आ जाता है जिसको देखने के बाद तो अचानक से हेली की फट के 4 से 64 हो चुकी थी। वहीं मार्क अभी कोबल के पास पहुंच चुका था जिसने उसको वैसे तो सही कर दिया होता है मगर आगे चलकर मार्क को उसके ऑफिस वाले वर्जन की मेमोरीज याद नहीं रहने वाली थी। पर जैसा कि जेमा को बचाने के लिए उसका उसके ऑफिस वाले वर्जन से कांटेक्ट करना जरूरी था, इसीलिए कोबल अभी उसको अपने साथ लेकर एक सीक्रेट जगह पर आ जाती है जो कि वैसे तो ल्यूमन कंपनी की ही थी। इसीलिए उस जगह को भी ऐसा डिजाइन करा गया था कि वहां पर अगर सेवरेंस शिप वाला कोई भी बंदा आएगा तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली ऑफिस वाले वर्जन में स्विच हो जाएगा। तो वहां पर जाते ही मार्क का भी ऑफिस वाला वर्जन एक्टिवेट हो जाता है जिसके सामने डेवन खड़ी हुई थी। तब वो उसको अंदर जाने को कहती है और उसके अंदर जाने पर मार्क के ऑफिस वाले वर्जन की मुलाकात उसकी बॉस कोबल से होती है। तब कोबल उससे बात करते हुए उसको समझाने लग गई थी कि उसे किसी भी हालत में जेमा की जान को बचाने के बाद ल्यूमन कंपनी की सच्चाई को सबके सामने लाना पड़ेगा, वरना ल्यूमन कंपनी लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के बुरे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें अपना गुलाम बना लेगी।
ये सब बताने के बाद कोबेल ने जेमा के ऊपर हो रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में भी रिवील करना चालू कर दिया था कि असल में मार्क और उसके साथी जो भी काम करा करते थे, उनकी प्रोग्रेस असल में जेमा के दिमाग को ही रीप्रोग्राम करने का काम करा करती थी। काम के दौरान उन लोगों को जो भी नंबर दिखाई देते थे वो उनके मन में अलग अलग इमोशंस लाते थे, जिनको उन्हें अलग अलग फोल्डर्स में डालना पड़ता था, और यही अलग अलग फोल्डर एक्सपोर्ट हॉल में मौजूद सारे के सारे रूम्स को इंडिकेट करा करते थे, जिसका मतलब साफ था कि इंसान हर एक रूम में जाकर एक अलग इमोशन फील करेगा। असल में ल्यूमन कंपनी एक ऐसी चिप बनाना चाहती थी जिससे इंसानों को पूरी तरह से कंट्रोल करा जा सके, ताकि आगे चलकर वो ल्यूमन में सिर्फ ऐसे ही लोगों को रखें जो कि 24 घंटे लगातार उनके लिए सिर्फ अलग अलग फील्ड का काम करें और उन्हें इस बारे में पता भी ना चले। और उसी का पूरा एक्सपेरिमेंट जेमा के ऊपर चल रहा था। ये जानने के बाद तो डिवॉन और मार्क दोनों के ही पूरी तरह से होश उड़ गए थे, लेकिन अभी के लिए मार्क का ऑफिस वाला वर्जन इस काम को करने से मना कर देता है, क्योंकि वो ये बात समझ गया था कि अगर ल्यूमन कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो उसके बाद मार्क की ऑफिस वाली आइडेंटिटी और साथ ही उसके दोस्तों की भी ऑफिस वाली आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसका मतलब कि एक तरह से वो मर जाएगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और अभी के लिए उसे हैली के साथ अपना आगे का जीवन बिताना था। ये सारी चीजें एक कैमरा की मदद से रिकॉर्ड करके वो अपने बाहर वाले वर्जन को बताता है, पर तब उसका बाहर वाला वर्जन यानी कि मार्क का रियल वाला वर्जन उससे वादा करता है कि वो जेमा के बारे में बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देगा, और मार्क के ऑफिस वाले वर्जन को किसी भी हालत में बस उसकी बॉडी को एक्सपोर्ट हॉल वाली लिफ्ट में लेकर जाना है, क्योंकि लिफ्ट में आते ही मार्क की असली वाली कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगी और आगे का काम वो अपने हिसाब से खुद ही कर लेगा। अब जैसे कि उनकी सेवरन चिप सिर्फ कुछ ही फ्लोर पर काम करा करती थी, तो यही रीजन था कि इरविंग को एक्सपोर्ट हॉल के बारे में पहले कैसे याद था और उसने अपने घर में एक्सपोर्ट हॉल की काफी सारी फोटोज क्यों बनाई हुई थी। असल में वो भी पहले के टाइम पर कभी धोखे से एक्सपोर्ट हॉल वाले एरिया में चला गया होगा, जहाँ पर जाने के बाद उसका रियल वाला वर्जन एक्टिवेट हो गया और उसने ही घर में जाने के बाद वहाँ की पेंटिंग बना डाली। खैर अभी शुरू के टाइम पर तो अभी भी मार्क का ऑफिस वाला वर्जन इस काम को करने से मना कर रहा था, पर उसके बाद में जैसे तैसे मार्क का रियल वाला वर्जन, कोबेल और साथ ही डेवॉन उसको समझाते हैं और बाद में मार्क इस काम को करने के लिए मान जाता है। इसीलिए वो अगले दिन जाकर सीधा हैली के साथ नीचे जाने का प्लान बनाने लगता है, मगर आज के दिन उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था कि कोल्ड हार्बर प्रोजेक्ट को खत्म करे बिना वो अपनी जगह पर से उड़ भी नहीं सकता था। इसलिए वो हैली के साथ थोड़ी सी चीजें प्लान करने के बाद सबसे पहले तो मजबूरी में कोल्ड हार्बर प्रोजेक्ट को खत्म करता है, जो देखने के बाद तो डॉक्टर मायूर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और वहीं मार्क के ऑफिस वाले रूम में कोल्ड हार्बर प्रोजेक्ट के खत्म होते ही मिल्चिक वहां पर काफी सारे ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ आ जाता है, जो कि वहां पर उसे कांग्रेचुलेट करते हुए डांस करने लग गया था। और मार्क और हैली के तो ये सब देखने के बाद तोते उड़ चुके थे, पर मार्क के हिसाब से उसके पास वहां पर से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था, इसीलिए वो तुरंत ही वहां पर से भागता हुआ बाहर निकल जाता है और रूम में मौजूद हैली किसी तरह से मिल्चिक का ध्यान भटकाने लगती है। आखिर जब मार्क एक्सपोर्ट हॉल की लिफ्ट के पास पहुंचता है तो शुरुआत में उसके आईडी कार्ड से वो नहीं खुल रही थी, क्योंकि एक्सपोर्ट हॉल में जाने के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को अलाउड था। तो मार्क उस गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद ड्रमोंड, जो कि पास के एनिमल डिपार्टमेंट में एक भेड़ की बलि देने वाला था, वो मार्क को रोकने के लिए उसके पास आ गया था। तो मार्क और उसमें काफी खतरनाक लड़ाई होने लग गई थी और वो दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से उठा कर फेंकने लग गए थे। लेकिन अब उस लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आता है जिस दौरान ड्रमोंड मार्क को जान से मारने वाला था, पर तभी अचानक पीछे से एनिमल फीडिंग डिपार्टमेंट की लॉरेन ने आकर ड्रमोंड को ही गन पॉइंट पर ले लिया था। असल में वो काफी बार पहले भी ड्रमोंड के कहने पर काफी सारे जानवरों को सैक्रिफाइस कर चुकी थी, जो चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, और कहीं ना कहीं मार्क की पिछली वाली स्पीच का असर उसके दिमाग पर अभी तक था। इसीलिए वो सबसे पहले तो मार्क को ड्रमोंड से छुड़वाती है और बाद में मार्क लॉरेन से गन लेकर तुरंत ही ड्रमोंड को गन पॉइंट पर लेते हुए उसे एक्सपोर्ट हॉल की लिफ्ट खुलवाता है और लिफ्ट से सीधा एक्सपोर्ट हॉल की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में जब वो अपनी रियल कॉन्शियसनेस में वापस आया था तब धोखे से उससे गोली चल जाने की वजह से ड्रमोंड की मौके पर ही मौत हो गई थी। मगर अभी बाहर वाला मार्क इस बात पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वहीं कोल्ड हार्बर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद डॉक्टर मायूर जेमा को कोल्ड हार्बर नाम के एक रूम में भेज देता है, जहाँ असल में लोग पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाते थे और उनसे बिना क्वेश्चन करे हर एक काम को करा करते थे। इसी चीज की टेस्टिंग करने के लिए वहां पर उन्होंने एक बच्चे का पालना रखा हुआ था, क्योंकि जैसा कि जेमा का आखिरी बार एक मिसकैरेज हुआ था और उसके बाद से ही वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। उसका ट्रॉमा आज भी उसके दिमाग में होता है और डॉक्टर मायूर उसको वही पालना दिखाने के बाद उसके इमोशनल लेवल को चेक करना चाहता था, ताकि उसको एक टास्क देकर ये कंक्लूजन निकाला जा सके कि सच में उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है या फिर नहीं। इसीलिए तब वो जेमा से उस बच्चे के पालने को डिसअसेंबल करने को बोलता है, जिसको रोते हुए जेमा डिसअसेंबल करना चालू कर देती है, जो देखकर तो डॉक्टर मायूरी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। पर तभी अचानक से उस रूम में मार्क पहुंचकर जेमा को अपने साथ चलने को बोलता है, जो देखकर डॉक्टर मायूर तो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लग गया था। लेकिन अभी वो जेमा को कोई ऑर्डर दे पाता उससे पहले ही मार्क जेमा को अपने साथ बाहर ले जाता है,
जहाँ पर शुरुआत में तो जेमा की आइडेंटिटी अब केसी की बन चुकी थी, लेकिन लिफ्ट में जाने के बाद वो जैसे तैसे अपने कंट्रोल में आ जाती है। और अभी के लिए मार्क और साथी जेमा एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं हेली के पास अब तक डायलन का ऑफिस वाला वर्जन उसकी मदद करने के लिए आ गया था, जो कि आज वहां पर अपना ऑफिशियल रेजिग्नेशन लेटर लेने आया था। तभी वो हेली के साथ मिलकर सारे ऑर्केस्ट्रा वालों को मिल्चिक के खिलाफ भड़का देता है, जिससे गुस्से में आकर सारे ऑर्केस्ट्रा वाले मिल्चिक के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लग गए थे। और तब हेली वहां पर से भागकर सीधा लिफ्ट के पास चली गई थी। तभी डॉक्टर मायूर उस फ्लोर पर मौजूद सारे के सारे अलार्म को बजा देता है और गुस्से में उसका यही कहना था कि वो सभी लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। खैर अभी के लिए अपने फ्लोर पर आने के बाद मार्क का ऑफिस वाला वर्जन उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले चुका था, जो कि शुरुआत में तो जेमा के साथ ही उस जगह पर से निकलने वाला था, मगर तभी अचानक से उसकी नजर हेली के ऊपर पड़ जाती है। हेली को देखने के बाद कुछ सोचते हुए वो सबसे पहले तो जेमा को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर भेजता है, पर अभी के लिए वो जेमा के साथ ना जाकर हेली का हाथ पकड़कर ऑफिस के अंदर ही भागने लग गया था, क्योंकि किसी भी हालत में उसको अपने और साथी हेली के ऑफिस वाले वर्जन को पूरी तरह से बचाना था। खैर जेमा तो ये सब देखने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाती है, पर कहीं ना कहीं अब उसे ये बात तो समझ आ गई थी कि थर्ड सीजन की कहानी के दौरान राइटर उसको जानबूझकर इस बिल्डिंग में भेजेंगे ताकि यहाँ पर आकर वो मार्क की जान को बचा सके। अब वैसे वो तो इस चीज के लिए तैयार हो गई थी, पर आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसा कर पाएगी, या फिर मार्क का ऑफिस वाला वर्जन खुद ही अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए ल्यूमन कंपनी का साथ देने लगेगा? अब वैसे इन सारी चीजों के जवाब हमको इस कहानी के थर्ड सीजन में जानने को मिलेंगे, जो कि अभी के लिए तो रिलीज नहीं हुआ है। पर क्या आप लोग इसके थर्ड सीजन के आने पर इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना, क्योंकि अगर इस वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर भी क्योंकि अगर इसके थर्ड पार्ट को देखने के लिए अच्छे खासे लोगों की डिमांड होगी, तो इसके थर्ड सीजन को आते ही मैं तुरंत ही एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल दूंगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।